हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग हैप्पी लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। हम्म ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इंडिया में क्यों क्यों क्योंकि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। अच्छा, फेडरल फेडरल कंट्री फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है मतलब क्या है? फेडरल कंट्री फेडरलिज्म मतलब क्या है? जहाँ पे पावर एक ही जगह पे फोकस ना करके पूरा एकदम से डिवाइड कर दिया गया है, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। अच्छा, कैसे? देखो, फेडरल हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मैंने बोला। वैसे ही एक ऐसे होता है यूनिटरी यूनिटरी कंट्री होता है। यूनिटरी कंट्री जैसे यूनिटरी कंट्री मतलब क्या होता है? यूनिटरी कंट्री में क्या होता है ना, सारे पावर देश के जो मुखिया होते हैं उनके ऊपर होते हैं। जो लीडर होते हैं देश के मुखिया, वही एक मतलब एक इंसान पूरा कंट्री को कंट्रोल करता है। ठीक है। वो होता है यूनिटरी, और एक होता है फेडरल जो है हमारा इंडिया। ठीक है। धीरे धीरे मैं बोलते जाऊंगी इस क्लास में, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा क्या है फेडरलिज्म और क्या है यूनिटरी कंट्री। ठीक है। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ठीक है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पे पावर बस एक जगह पे ना होके बहुत सारे क्या स्टेट्स में डिवाइड हो गया है। है ना? इंडिया कंट्री है। इंडिया कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है कि नहीं? जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, झारखंड, जो इतने सारे स्टेट्स हैं। अच्छा, इसी को बोलते हैं फेडरल कंट्री, मतलब जहाँ पे पावर एक जगह पे ना हो, पावर डिफरेंट स्टेट पे डिवाइड हो गया। अच्छा, ये फेडरलिज्म भी दो तरह का होता है। जैसे कि यूएसए भी एक फेडरल कंट्री है, पर देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक है स्विट्जरलैंड। ये भी फेडरल कंट्री है, पर यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट मिलके एक बड़ा कंट्री बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हर एक स्टेट का इक्वल पावर होता है। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब बहुत सारे छोटे, मतलब एक ग्रुप समझो, ग्रुप ऑफ पीपल समझो, चार लोग को समझो। ठीक है। एक कंपनी बना रहे हैं। ठीक है। ये चारों लोगों का इक्वल पावर है, इक्वल पावर। और ये चारों मिलके बोलते हैं कि हम ना अलग अलग ना होके एक जगह हो जाते हैं। ठीक है। और एक जगह मिलके एक कंट्री बनाते हैं। तो यही है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब डिफरेंट स्टेट यूनाइटेड होके अमेरिका बनाया है। ठीक है। ये होता है यूनिटरी कंट्री। सॉरी नॉट यूनिटरी कंट्री। ये होता है फेडरलिज्म का एक टाइप। ठीक है, समझ में आ गया? और एक होता है जो टुगेदर तो होते हैं पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता, जैसे कि इंडिया। हाँ, जैसे कि देखो, इंडिया में स्टेट है यूपी, स्टेट है बिहार, स्टेट है उड़ीसा, स्टेट है वेस्ट बंगाल, स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमें पता है, सेवन सिस्टर्स है। तो इन सब में पावर क्या सेम है? नहीं, इन सब का पावर सेम नहीं है। इनके क्या होता है, इनके पॉपुलेशन के बेसिस पे, पर बहुत सारे बेसिस पे इनके पावर्स ना बहुत बहुत मतलब अलग अलग है। किसी का ज़्यादा पावर है, किसी का कम पावर है। ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया टू टाइप ऑफ फेडरलिज्म, जहाँ पे ये होता है कि मतलब सारे स्टेट मिलके एक जगह पे आके एक कंट्री बनाते हैं, और पर सारे स्टेट का इक्वल पावर होता है। पर यहाँ पे सारे स्टेट का इक्वल पावर नहीं होता। अच्छा, मैंने बोला कि इंडिया को ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है। अच्छा, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट किया गया कैसे? अच्छा, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट दो, देखो, मेनली दो तरह से हुए। एक होता है लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट, और एक होता है एथनिसिटी बा कल्चर। लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, जैसे कि तमिलनाडु। ये है तेलुगु बेस्ड स्टेट, ये है तमिल स्टेट। और एथनिसिटी कैसे होगा? एथनिसिटी ये जो मेनली है क्या होता है, झारखंड, और क्या है
और क्या है, झारखंड है, ये 7 स्टेट भी, ये 7 सिस्टर भी, देखो ना इन सब का लगभग लगभग सेम कल्चर है, ठीक है। देखो हम ना बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारा क्या होता है, डाइवर्स बट यूनाइटेड। ये किसके लिए बोलता है, इंडिया के लिए बोलता है। डाइवर्स बट यूनाइटेड मतलब क्या है, डाइवर्स, डाइवर्स मतलब डाइवर्स लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन कल्चर, डाइवर्सिटी इन एजुकेशन, डाइवर्सिटी इन थिंकिंग, एवरीथिंग। मतलब आप ना, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, मतलब शायद पूरा वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी है इतना सारा डाइवर्सिटी। मतलब साउथ में जाओ तो एकदम से अलग कल्चर है, ऐसे ये नॉर्थ स्टेट में जाओ तो अलग कल्चर है, यहाँ पे नॉर्थ में जाओ तो अलग कल्चर है, यहाँ पे जाओ तो वेस्ट में जाओ तो अलग कल्चर है, एकदम अलग 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 कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, लोगों का थिंकिंग बहुत अलग है, पर फिर भी ना हम सब एक है। डाइवर्स बट यूनाइटेड मतलब क्या है, हम सब में इतना सारा डिफरेंस है पर फिर भी हम लोग एक है, और यही हमारा इंडिया का स्पेशलिटी है दोस्तों। हम लोग बोलते हैं ना हमेशा एक, एक और अभिन्न, एक और अभिन्न, राइट राइट, याद आया आपको ये, एक और अभिन्न। मतलब हम लोग अलग अलग खाना खाते, अलग अलग मतलब लैंग्वेज में बात करते, पर है हम एक लोग। हम बोलते हैं ना, हम फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बोलते हैं ना मतलब हम कैसा भी पहनावा पहने, कैसा भी लैंग्वेज बोले, पर हम लोगों का दिल में हिंदुस्तान बसता है, ठीक है, इंडिया बसता है हम लोगों के दिल में, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं इंडिया एक डिफरेंट ही है, कुछ कुछ अलग ही है हमारा कंट्री। अच्छा मैं कहाँ से कहाँ चली, तो ऐसे होता है। अच्छा ये है इंडिया का स्पेशलिटी। अच्छा हमने पढ़ा फेडरलिज्म। अच्छा मैंने बोला फेडरलिज्म के अंडर क्या हुआ, इंडिया को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने स्टेट्स है टोटल इंडिया में, अभी 28 स्टेट्स है। और क्या है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी कितना है, 8 यूनियन टेरिटरी है। अच्छा स्टेट्स तो हमें पता है, मैंने जैसे बोला आप लोग डिफरेंट स्टेट में, आप हाँ आप लोग कौन किस स्टेट से है, कमेंट में बता देना कौन किस स्टेट से है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी 8 है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है, देखो यूनियन टेरिटरी मतलब रीजन, यूनियन मतलब देश का, मतलब यूनियन मतलब इंडिया कंट्री का टेरिटरी, इसके नाम पे ही है। मतलब कंट्री जो इंडिया का सेंटर का ना एकदम से इसके ऊपर होल्ड होता है। अच्छा ये यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, मतलब ये यूनियन टेरिटरी का पॉपुलेशन ऐसा है कि इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब इसको स्टेट घोषित कर दिया जाए, ठीक है, और इतना छोटा भी नहीं है कि इसको किसी स्टेट में मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। इसीलिए ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, समझ गए। अच्छा यूनियन टेरिटरी में कैसे ये होता है, कैसे सब कुछ नियम कानून फॉलो होता है ना, डायरेक्ट इंडिया एक डायरेक्ट कंट्री क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है यूनियन टेरिटरी को, ठीक है। वैसे ही यूनियन टेरिटरी में सब कुछ रेगुलेशन होता है, रूल रेगुलेशन जो भी होता है फॉलो होता है, ठीक है। अच्छा 28 स्टेट से, अच्छा 28, अच्छा ये जो इंडिया है कंट्री है हमारा, नाइनटीन 47 में इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंस आया। इंडिपेंडेंस आने के बाद क्या किया गया, पहले बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। संविधान क्यों बनाया गया, देखो एक कंट्री को संभालने के लिए, एक एरिया को संभालने के लिए, अच्छा ये जो पहले क्या था, राजा थे, ठीक है, राजाओं का शासन था, राजा चलाते थे शासन, डिफरेंट अलग अलग कुछ कुछ एरिया को लेके एक एक राजा होते थे, और वो अपने एरिया का क्या संभालते थे, कार्यभार संभालते थे, तो डिफरेंट मिनिस्टर रखते थे, ठीक है। वैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद तो राजा प्रजा तो कुछ नहीं रहा है ना, ठीक है। एक कंट्री बना, सबको मिला, सब राज्यों को ये मिला के एक कंट्री बना। उस अच्छा टोटल कंट्री को डिफरेंट एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किस, अच्छा कुछ कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ओरल होता है, वर्बल होता है, और कुछ में होता है रिटन, जैसे कि ब्रिटेन में
फॉर्मल है, कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पर हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अभी के लिए समझ लो, मैं बाद में सब कुछ पॉलिटी पढ़ाऊंगी, सब कुछ क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितने ये जो 495 आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है, सब कुछ पढ़ाऊंगी। अभी के लिए ये याद रख लो, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक रूल बुक। हाँ, एक रूल बुक याद रख लो। ठीक है, मतलब पूरे देश को चलाने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट में, मतलब कैसे क्या क्या फॉलो करना है, मतलब शादी कैसे होना है, शादी ये कैसे होना है, मतलब जैसे कि बैंक, हाँ जैसे कि फाइनेंस, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ को जाएगा, अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, कितना ये होगा, कितना लोग अगर पैसा डिपॉजिट करेंगे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उन्हें कैसे डिपॉजिट करेंगे, कहाँ जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको वो पैसा कौन रिटर्न करेगा। ये देखो, ये फाइनेंस में हो गया। जैसे कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के भी कुछ रूल्स है। हाँ, डिफेंस के भी कुछ रूल्स है, पुलिस के भी कुछ रूल्स है। जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट है ना। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब फॉलो करते हैं कि नहीं, ये सब चाहिए कि नहीं, हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, हमें हमारा खुश रहने के लिए हमें ये सब चाहिए। तो इन सब के लिए एक रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं। रेगुलेशन नहीं होगा तो इतना बड़ा कंट्री है, सोचो कौन क्या करेगा, कौन किसी को मार देगा, कौन किसी से पैसा लूट के चला जाएगा। ऐसे तो नहीं होता ना। हम तो अभी और बारबरिक लाइफ तो नहीं जीते ना। हम अब क्या सिविलाइज्ड हो गए हैं, तो सिविलाइज पीपल के लिए क्या रूल रेगुलेशन का बहुत ज़रूरत है। हाँ, डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए। तो इस रूल बुक को एकदम से कॉम्पैक्ट करके एक जगह में लिखा गया बहुत है कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स बा हिंदी में बोले तो धारा होता है, बहुत सारे धारास होते हैं और डिफरेंट शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे देश के सारे नियम कानून को मतलब एकदम से कॉम्पैक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। और अच्छा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। ठीक है। अब बाद में बोलूँगी मैं कैसे अमेंडमेंट लाया जाए। अमेंडमेंट मतलब अगर कहीं किसी जगह पे अगर फॉलो मतलब ऐसा फील हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा गया इस नियम ना फॉलो नहीं हो पा रहा, या इस नियम में कुछ गलती है और करंट टाइम में ये फॉलो करना आसान है ही नहीं, मतलब ये नहीं हो पाएगा, तो क्या किया जाता है? तब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाया जाता है? अमेंडमेंट लाया जाता है। वाह, देखो कितना अच्छा कंट्री है ना हमारा। मतलब एक रूल बुक बनाया गया है, मतलब जहाँ पे कॉम्पैक्ट में रूल्स है कि ये है, ये ऐसा होना है, वो वैसा होना है, सब कुछ है। और उस रूल में अमेंडमेंट भी हो सकता है। और पता है सबसे बड़ी बात है इंडिया का क्या, हमारा ना डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या? बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपल। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब ये देश बनाएंगे हम भी, और हमारे लिए भी है, और हमारा ही है। ठीक है, समझ गए। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल मतलब क्या है? हम बनाएंगे भी हम, और अगर हमें लगा कि ना ये कुछ गलत हो रहा है, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, और ये हम फॉलो नहीं कर पाए, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। वाह, कितना सुंदर है ना हमारा कंट्री, कितना सुंदर है हमारा नीति नियम, कितना सुंदर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। है ना। अच्छा, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म, ये हो गया। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, कंट्री जो है इंडिया, उसके सबसे हेड कौन है? प्रेसिडेंट। अच्छा, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ और कौन क्या होते हैं? मिनिस्टर्स। अच्छा, ये लोग कहाँ रहते हैं? लोकसभा, है ना। और एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, जहाँ से ये पीएम और मिनिस्टर्स आते हैं, और ये मिनिस्टर्स और पीएम मिलके एक मंत्रिमंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल बनाते हैं।
और ये लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल, पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब मिलके ना रूल बनाते हैं। समझा पाई मैं? हम मैंने जो बोला कि एक कंट्री को रूल करने के लिए क्या चाहिए, हमें कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे रूल रेगुलेशन चाहिए। ये रूल बनाएगा कौन? ये सब बनाएंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर मिलके क्या मंत्रिमंडल होता है। और ये कहाँ से आते हैं? ये सब लोकसभा से आते हैं। हाँ, लोकसभा में क्यों कौन होते हैं? एमपीस होते हैं। और राज्यसभा में भी एमपीएस होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाऊंगी लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, सब पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये सब मिल के क्या करते हैं ना, रूल्स बनाते हैं। और जब रूल्स, मैंने जब अमेंडमेंट बोला है, तब भी ये लोग ही अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव देते हैं। ठीक है। तो अच्छा, जैसे कि होता है एक कंपनी होता है, जैसे कि एक होता है सीईओ, एक होता है डायरेक्टर। हाँ, सीईओ क्या करता है? एग्जीक्यूटिव होता है, सब काम करता है। वैसे है पीएम कंट्री के। और डायरेक्टर क्या करता है? सब कुछ में साइन करता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टर का अल्टीमेट पावर है। मतलब डायरेक्टर नहीं है तो कुछ है नहीं, डायरेक्टर के बिना अप्रूवल के कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे वैसे ही प्रेसिडेंट के बिना अप्रूवल के कंट्री में कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। पर चलाता है कौन है? पीएम चलाते हैं और मंत्रिमंडल चलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? हमें देश को चलाने के लिए कौन चाहिए? प्रेसिडेंट भी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए। अच्छा, मैंने बोला कि हमारा क्योंकि फेडरल कंट्री है, तो इंडिया कितना स्टेट में डिवाइड हो गया। अच्छा, जैसे कंट्री का हेड होते हैं प्रेसिडेंट, वैसे स्टेट के हेड होते हैं गवर्नर। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही यहाँ होते हैं चीफ मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही यहाँ होता है विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, मैं कंपैरिजन करके पढ़ा रहे जैसे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट के बिना कोई कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही स्टेट में गवर्नर के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे पीएम और मिनिस्टर मिलके देश चलाते हैं, वैसे सीएम और मिनिस्टर्स मिलके राज्य चलाते हैं। ठीक है, जैसे दो हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, जैसे यहाँ पे एमपी होते हैं, एमपीस होते हैं, वैसे यहाँ पे एमएलएस होते हैं। लोकसभा को और क्या भी बोला जाता है? लोअर हाउस। लोकसभा का और एक नाम है लोअर हाउस, इसका है अपर हाउस। इसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये होता है काउंसिल। ठीक है, उसको ये और एक नाम में भी बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया फेडरलिज्म। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मतलब यहाँ पे भी देखो, फेडरलिज्म में भी देखो, एक इंसान पे पूरा ये नहीं है। जैसे देश के कुछ ये रूल रेगुलेशन बनाने के लिए क्या होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा सब मिलके ही कुछ बना सकते हैं या फिर कुछ चेंज कर सकते हैं। वैसे ही स्टेट में गवर्नर, सीएम, मिनिस्टर, विधानसभा, विधान परिषद मिलके ही कुछ बना सकते हैं या फिर कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पे भी कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और प्रेसिडेंट का कुछ सर्टेन पावर है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अकेले पावर ये कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नर अपना पावर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, पर वो एक्सट्रीम केस में है। हाँ, जैसे कि इमरजेंसी में है। ठीक है, वो एक्सट्रीम है, वो ज़्यादातर नहीं होता। ठीक है, समझ गए आप? तो इंडिया में ऐसा है कि कोई एक इंसान सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, मतलब सब पावर एक इंसान को नहीं दिया गया, सब पावर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए देश का मतलब शासन बहुत अच्छे से हो रहा है। इतने सारा डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम अच्छे से शांति से रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सिर्फ फेडरलिज्म को गुरुत्व दिया गया था। ठीक है, इंडिया को डिफरेंट स्टेट किया गया था। ठीक है, क्या तब भी और एक
1992 में आया लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या? अच्छा देखो, कि आप बोलोगे 1992 से पहले नहीं था। हाँ, 1992 से पहले था। एक्चुअली संविधान में लोकल गवर्नमेंट बोला गया था, पर ये स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट था कि वो या तो कर पाए, नहीं तो नहीं कर, मतलब अपनी मर्जी से अगर करना चाहते तो करेंगे, नहीं करना चाहते तो नहीं, ठीक है। पर ऐसा कुछ दबाव नहीं दिया गया था कि ये करेगा कि, लेकिन देखा गया कि एक इंसिडेंट है, ठीक है, देखा गया कि क्या ना, ये जो स्टेट गवर्नमेंट को सब कुछ दिया गया है पावर, ठीक है, कि आप ऐसे से बनाओ, क्या हुआ ना, कुछ कस्बों के लोग ना बहुत सफ़र किए। देखो हमारा, देखो जैसे कि उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा में भी बहुत सारा एरिया है, बहुत सारा एरिया है कि नहीं? इतने बड़े एक पॉपुलेशन को, हाँ, एक उड़ीसा में एक गवर्नर रहेगा, सीएम और कुछ एमएलए मिलके क्या क्या सब कुछ मतलब ये कर पाएंगे? मतलब क्या बोलो, एमएलए एक बड़ा बड़ा कॉन्स्टिट्यूट एमएलए, अच्छा ये नहीं बोला मैंने। एमएलए कहाँ से आते हैं? एमएलए सिलेक्ट होते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे एमपी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, ठीक है। पूरा कंट्री को डिफरेंट एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक अलग अलग स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कुछ रीजन, ठीक है, उस एमएलए का उस रीजन में पूरा पावर रहता है, ठीक है। उस एमपी का उस रीजन के लिए पूरा पावर रहता है। सेंट्रल का जो पावर देता है वो होता है एमएलए का, वो अपने स्टेट में जो पावर होता है, स्टेट जो एग्जीक्यूट कर पाएगा, जिस पर रूल बना पाएगा, उस हिसाब से एमएलए का उसी एरिया के लिए पावर होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पावर होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब जुडिक्शन मतलब एक एरिया, ठीक है। ठीक है, तो एमएलए का जो कॉन्स्टिट्यूंसी भी होता है, ठीक है, हमारा कितना है एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी? उड़ीसा में 147, ठीक है। पूरा इंडिया में एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी कितना है? 543, ठीक है। विधानसभा का मेंबर कितना है? 147 है, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा स्टेट को 147 स्टेट क्या 147 एमएलए क्या संभाल पाएंगे? नहीं हुआ। वो भी दिखाया गया है, नहीं हुआ। ये जो छोटे छोटे गाँव ग्रास रूट लेवल पे ना, जो ये जो मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जैसे चीफ मिनिस्टर और एमएलए मिलके जो मंत्रिमंडल मिलके जो बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जो रूल बनाते हैं, वो देखा गया कि ग्रास रूट लेवल पे पहुँच नहीं पाया, ठीक है। कैसे पहुँचेगा बोलो ना? एक इंसान इतना बड़ा ये को कैसे, मतलब इतना बड़ा एरिया को कैसे ये करेगा, ठीक है। और ये भी हुआ है, देखो एक इंसान पे अगर पूरा पावर दिया जाए ना, एक होता है कि अराजक तक भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया? डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। कब आया? 1992 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? पावर स्टेट और सेंटर से चला जाकर कहाँ पर चला गया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर चला गया। मतलब डायरेक्ट सेंटर लोकल एक एरिया के ऊपर कंट्रोल ना करके, डायरेक्ट स्टेट एक कंट्रोल ना करके थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करेगा। मतलब उसी एरिया में, एक एरिया में, सर्टेन एरिया में, जैसे कि आप बोलो, जैसे कि एक एरिया होता है, मान लो कि उड़ीसा में रहती हूँ तो मान लो कि बीबीएसआर, या फिर एक गांव ले लो, गांव में ले लो एक से कुछ भी, हाँ, कंट्री के एक गांव ले लो, ठीक है। उस गांव में क्या वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये कौन चुनेगा? उसी एरिया के लोग चुनेंगे। उसी एरिया के लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, और वो ही उस एरिया को चलाएगा, ठीक है। समझा पाई मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? अच्छा, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी दो तरह का है, देखो। एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। देखो मैंने बोला एक स्टेट है,
स्टेट फिर से डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से स्टेट फिर से क्या कैसे डिवाइड हुआ, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट कैसे डिवाइड हुआ, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हुआ ब्लॉक। ब्लॉक बा क्या बोलते हैं इसे, पंचायत समिति। ठीक है, ये पंचायत समिति किसको कैसे डिवाइड होता है, पंचायत। फिर पंचायत कैसे होता है, पंचायत डिफरेंट वार्ड। देखो मतलब पंचायत भी ये नहीं है, देखो कैसे होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, एक विलेज ले लो, छोटा सा विलेज ले लो। ठीक है, एक विलेज का नाम बोलो, जैसे कि हमारा ये में है एक आस्का करके एक विलेज है। ठीक है, आस्का बा हिंजली काटो, हिंजली बोल के एक गांव है, ग्राम है। ठीक है, गांव है। ठीक है, अच्छा उस गांव में क्या होगा, उस गांव का हेड होगा, गांव में क्या होगा, एक पंचायत होगा, पंचायत होगा। पंचायत भी पॉपुलेशन के हिसाब से ही होता है। ठीक है, पंचायत के लिए कितना ये होता है, और ये सब जो आर्टिकल्स, ये जो अमेंडमेंट, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट, कौन से आर्टिकल क्या है, इनके रिलेटेड जो जो भी है क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में और एक क्लास में अच्छे से डिटेल में बोल दूँगी। ठीक है, अभी बस हम समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, सुनो, एक गाँव है। ठीक है, एक गांव को का हेड कौन होता है, गांव से क्या बनता है, पंचायत। अच्छा नहीं, गांव में होता है डिफरेंट वार्ड। ठीक है, लेट एक गांव में है 9 वार्ड है। ठीक है, ईच वार्ड का हेड होता है, कौन होता है, वार्ड मेंबर, बा बोलते हैं पंच। ठीक है, फिर और क्या होता है, अच्छा ये वार्ड मेंबर भी कौन चूज करता है, ये भी हम लोग ही चूज करते हैं। ठीक है, हमारे वार्ड के लिए कौन वार्ड मेंबर होगा वो भी हम लोग चूज करते हैं, पंच भी हम लोग चूज करते हैं। अच्छा ये सारे पंच, फिर उनके ऊपर के कौन होता है, सरपंच होते हैं, जो कि होते हैं पंचायत के हेड। ठीक है, समझा गए, वार्ड का हेड कौन होता है, एक वार्ड का हेड होता है वार्ड मेंबर। एक पंचायत में कितना वार्ड होगा वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, एक पंचायत में एटलीस्ट 50 मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या बोले, एक विलेज को डिफरेंट वार्ड में डिवाइड किया जाता है, कुछ वार्ड मिलके क्या बनाते हैं, पंचायत बनाते हैं। वार्ड का हेड कौन है, वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर व पंच है। फिर पंचायत का हेड कौन है, सरपंच है। ठीक है, फिर कुछ पंचायत मिलके क्या बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं। ठीक है, जहाँ ब्लॉक बनाते हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और बीडीओ क्या होते हैं, एक मतलब पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, हमारा जो राज्य का पीएससी से आता है ये। ठीक है, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है, और पंचायत समिति में भी एक अध्यक्ष भी होता है, जो कि इलेक्टेड मेंबर भी होता है। हाँ, एक इलेक्टेड मेंबर भी होता है। देख लो, हमारा मतलब ऐसा है कंट्री का सिस्टम कि कुछ भी एक इंसान पे, मतलब सिर्फ वीडियो सब कुछ नहीं कर पाएगी, ये इलेक्टेड मेंबर के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इलेक्टेड मेंबर भी वीडियो के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब मिलके ही करेंगे एक चीज़ के लिए। ठीक है, सरपंच के ऊपर, पंच के ऊपर क्या बोला, पंचायत के ऊपर पंचायत समिति व ब्लॉक। ठीक है, फिर ये जो ब्लॉक के ऊपर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में एक होता है जिला परिषद, जिला परिषद। जिला परिषद में भी एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नॉर्मली एक आईएएस होता है जो स्टेट अपॉइंट करता है, बा नॉर्मली उस जिले के डीएम भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बा कलेक्टर भी होते हैं। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से जिले में कौन से जिला परिषद में किसको देता है। ठीक है, और ये जिला परिषद में क्या इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
एक विलेज डिफरेंट डिफरेंट वार्ड व पंच से डिवाइड होता है, और फिर वो पंच मिलकर क्या बनाते हैं, सरपंच को भी हम ही चूज करते हैं, ये याद रखो, सरपंच को भी हम चूज करते हैं। देखो एक विलेज में जब जब लोकल इलेक्शन होता है, ठीक है, लोकल इलेक्शन में क्या हम एक साथ 3 वोट देते हैं, याद करो क्या क्या वोट देते हैं। पहला एक वोट देते हैं हम सरपंच को, फिर एक वोट देते हैं पंचायत समिति प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव, हमारा रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायत समिति में ब्लॉक में हमारे लिए काम करेगा। और क्या देते हैं, जिला परिषद प्रार्थी, मतलब जिला परिषद में ये यहाँ पे कौन काम करेगा। मतलब इनडायरेक्टली ये है कि हम ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब मेरा जो वोट है वो सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मैं वोट दूंगी क्या सरपंच, मैं वोट देके वार्ड मेंबर चूज करूँगी, मैं वोट देके सरपंच चूज करूँगी, मैं वोट देके क्या चूज करूँगी, पंचायत समिति के मेंबर चूज करूँगी, मैं वोट देके जिला परिषद के प्रार्थी चूज करूँगी। इसका मतलब क्या है, टोटल हमारे जो जिले के अंदर जो भी कंट्रोल है वो सब हम ही चूज करते हैं। तो ये हो गया क्या, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और एक होता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये ना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है NAC, एक होता है म्यूनसिपैलिटी, एक होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। NAC मतलब नोटिफाइड एरिया काउंसिल। नोटिफाइड एरिया काउंसिल बा इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है नगर परिषद भी बोला जाता है, इसको नगर परिषद भी बोला जाता है। हमारा उड़िया में है विज्ञापित अंचल परिषद, विज्ञापित अंचल परिषद। एक होता है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है कि जो डेवलपिंग मतलब जो कि रूरल से सिटी होने के लिए डेवलप हो रहा है, ठीक है, और जिसका पॉपुलेशन क्या 10,000 के अंदर है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या NAC, ठीक है, समझ गया क्या NAC। म्यूनसिपैलिटी मतलब जो प्रॉपर सिटी है, जो प्रॉपर टाउन है, वो बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अच्छा म्यूनसिपैलिटी का और क्या नाम है, म्यूनसिपल काउंसिल। और क्या बोलते हैं इसको, नगर पालिका। और क्या बोलते हैं, नगर पालिका परिषद। ओडिया रे कौन कहते, पौरपालिका, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी टाउन हो गया है, ठीक है। इसको वहाँ पे क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी होता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मतलब जो मेट्रो सिटीज, मुंबई, दिल्ली, ठीक है। हमारे उड़ीसा में 5 है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, क्या क्या, ब्रह्मपुर, संबलपुर, भुवनेश्वर, कटक और क्या है, राउरकेला, ठीक है। 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। मतलब ये इसका और एक नाम क्या है, महानगर निगम, ठीक है। ये होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कौन होते हैं, एक होते हैं कमिश्नर होते हैं, देख, ठीक है। हमारा जैसे कि कटक में कमिश्नर है, भुवनेश्वर में कमिश्नर है, एक IAS होते हैं, ठीक है, हाई रैंक के IAS होते हैं। IAS भी एकदम न्यूली अपॉइंटेड होते हैं, पर एकदम हाईली एक्सपीरियंस लोगों को दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्राउडेड सिटी होता है, ठीक है। बहुत ही इनको संभालना मतलब आसान नहीं होता, ठीक है। एक IAS होता है नॉर्मली, ठीक है। वह इनके हेड ये होता है क्या, सरकार का जो ये हेड है। और जो लोगों का इलेक्टेड कौन होता है यहाँ पे, मेयर, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्टेड हेड है वो होते हैं मेयर, और जो सरकार का जो हेड होते हैं वो होते हैं एक IAS देते हैं, कमिश्नर। हाँ,
कमिश्नर अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम होता है। मैं अपने राज्य के नाम के हिसाब से बोल रहा, अपने हमारे राज्य में कमिश्नर ही होते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी के हेड कौन होते हैं? ये होते हैं म्यूनिसिपल चेयरमैन, म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन। वैसे ही एनएसी में कौन होते हैं? एनएसी चेयरमैन, समझ गए। और ये सब कौन होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, मेयर, ये सब इलेक्टेड होते हैं। अगर एनएसी है, एनएसी चेयरमैन के लिए इलेक्शन होता है। अगर म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन के लिए इलेक्शन होता है। अगर कॉरपोरेशन है तो मेयर के लिए इलेक्शन होता है। जैसे सरपंच, जिला परिषद प्रार्थी, पंचायत समिति प्रार्थी के लिए हम चुनते हैं खुद, वैसे ही हम अगर एनएसी में रहते हैं तो अपने चेयरमैन के लिए वोट देते हैं, म्यूनसिपैलिटी के लिए हम वोट देते हैं, वैसे मेयर के लिए भी हम वोट देते हैं। हमारे वोट के बिना कुछ नहीं हो सकता। समझा पाई मैं? हमारे मतलब हम ही हैं पावरफुल, ठीक है। इसीलिए वोट देते वक्त सोच समझ के वोट देना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे होता है, कौन होता है हेड, ये हो गया। अच्छा, मैंने बोला कि एक स्टेट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। अच्छा, और कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर आते कहाँ से है? ये चीफ मिनिस्टर आते कहाँ से, बोलो तो। ये चीफ मिनिस्टर मैंने बोला कि एक स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि उड़ीसा में 147 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उस बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का हेड होता है एक एमएलए, ठीक है। अच्छा, एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है? हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर एक इलेक्शन होता है एमएलए के लिए, ठीक है। वहाँ पे हम एक एमएलए चूज करते हैं अपने एरिया का। वैसे ही 147 सीट में इलेक्शन होता है, ठीक है। जिस डिफरेंट पार्टी अपना प्रार्थी देते, मतलब देखो, एक पार्टी है एक्स, एक पार्टी है वाई, एक पार्टी है जेड। तो ये तीनों ही पार्टी क्या करेंगे? अपने प्रार्थी चुनेंगे 147, ये भी 147 चूज करेगा, 147। फिर इलेक्शन में क्या होगा? कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे लोग आएंगे, वोट देंगे। इन पार्टीज में से देखो, जिनको क्लियरली मेजोरिटी मिल गया वो पार्टी बनाएगा, मतलब वो शासन करेगा राज्य में 5 साल के लिए। समझ गए? समझ गए? तो जिनका भी अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं हुआ तो कोalition गवर्नमेंट होता है। अच्छा, ये कोalition के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अच्छा, जो ये इलेक्शन होता है एमएलए का, उस इलेक्शन का एक नाम है क्या? असेंबली इलेक्शन, ठीक है। देखो, मैं ऐसे पढ़ा देती हूँ, बहुत इजी होगा। देखो, तो मैंने क्या बोला, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्शन होता है। इलेक्शन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। क्या होता है? एक होता है जनरल इलेक्शन, एक होता है असेंबली इलेक्शन, एक होता है बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब क्या है? दिस इज फॉर कंट्री, मतलब टू चूज एमपी। ये क्या होता है? फॉर स्टेट, टू चूज एमएलए। ये क्या होता है? बाई इलेक्शन क्या होता है? ये बीच में होता है, माने इंटर, मतलब अगर इन लोगों का क्या, ये एमपी एमएलए का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स होता है। अगर 5 ईयर्स के अंदर एक जुडिक्शन के, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अगर जो एमएलए है, जो इलेक्टेड मेंबर एमएलए और एमपी है, किसी कारण अगर वो मर जाते हैं या फिर रिजाइन करते हैं, या फिर किसी कारण ऐसा फील होता है कि वो डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो क्या होता है? ये 5 साल के बीच में ही उस जुडिक्शन के लिए बाई इलेक्शन होता है, ठीक है। समझ गए? समझ में आ गया? ये तीनों टाइप के इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, बाई इलेक्शन। वैसे ही इलेक्शन और एक टाइप का भी है, 2 टाइप होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन पे पीपुल, हम लोग ना डायरेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि एमएलए, एमपी, इन सबको हम डायरेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
यहाँ पे हम डायरेक्ट चूज करते हैं। इनडायरेक्ट किसका होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर राज्यसभा एमपी, फिर विधान परिषद के एमएलए, विधान परिषद एमएलए ने सॉरी मेंबर, इन सब का इनडायरेक्ट होता है। देखो कैसे, डायरेक्ट इलेक्शन में हम एमएलए एमपी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोगों को चूज करते हैं। ये जो एमएलए एमपी है ना, वो फिर जाके एमपी कहाँ बैठते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं। एमएलए कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। ये सब लोग जाके ये जो एमपी मिलके क्या किसको चूज करते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। राज्यसभा एमपी को चूज करते हैं। वैसे ही एमएलए किसको चूज करते हैं? विधानसभा परिषद मेंबर को चूज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया। जनरल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, बाई इलेक्शन समझ में आ गया। समझ में आ गया हमें। जनरल इलेक्शन में हम किसको चूज करते हैं? एमपीज को चूज करते हैं। किसके? लोकसभा के। ठीक है, असेंबली इलेक्शन में हम किसको चूज करते हैं? एमएलएस को चूज करते हैं, जो कि कहाँ बैठते हैं? विधानसभा हमारा भुवनेश्वर में है। ये लोकसभा कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, ये बीबीएसआर में है। हमारे स्टेट के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। ठीक है, असेंबली चूज करते हैं। अच्छा मैंने क्या बोला? जब इलेक्शन होता है हमने चूज कर लिया एमएलए। ठीक है, XYZ जो पार्टी है, जो भी सोचो एक्स पार्टी ने ज़्यादा नंबर का, एक्स पार्टी के ज़्यादा नंबर कैंडिडेट क्या किए? जीते। ठीक है, जीते तो क्या होगा? ये पार्टी सरकार बनेगा। तो ये जो ज़्यादा नंबर कैंडिडेट है वो लोग मिला के अपने में से एक हेड बनाएंगे, जो होंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे? मंत्रिमंडल डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, ये में गवर्नर कहाँ गए? गवर्नर यहाँ ही है। ये गवर्नर ही सबको शपथ पाठ कराते, और ये गवर्नर के साइन के साथ ही ये चीफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल सब बनते हैं। ठीक है, समझ गए आगे। वैसे ही कंट्री में एमपी होते हैं। एमपीस मिलके क्या करते हैं? आप जो भी पार्टी जीतता है, ज़्यादा मेंबर्स, जो भी पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट जीतते हैं वो पार्टी शासन करेगा। वो पार्टी क्या करते हैं? अपने में से एक पीएम बनाते हैं, और फिर मंत्रिमंडल चूज होता है, और फिर प्रेसिडेंट के साथ मिलके क्या होते हैं? देश को चलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था हमारा भारत का डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, यहीं तक है आज का क्लास। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, क्या कॉम्पिटिटिव में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो मैं सब कुछ एक साथ लेके आऊँ। जो इनके रिलेटेड आर्टिकल जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका आर्टिकल नंबर, आर्टिकल में क्या लिखा है, वो मैं लाऊंगी। ठीक है। अच्छा, मैं हर क्लास के एंड में एक चीज़ बोलती हूँ। मेरे ये चीज़ ना, देखो, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको फॉलो करना ही, ये मुझे लगता है, ये मेरे थॉट है। ठीक है, इस चीज़ों पे मेरा थॉट है कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ वैसा होना चाहिए। वैसे ही जितना मैंने ज़िंदगी जी है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बाकी आपके हिसाब से अलग भी हो सकता है, आप डिफर भी कर सकते हैं मेरे थॉट से। कंपासन का मतलब क्या होता है? कंपासन मतलब एक होता है कि मतलब एक दूसरे के प्रति जो क्या बोलते हैं, सहानुभूति, उसको बोलते कंपास। सहानुभूति, प्यार, इसको बोलते कंपासन। और मुझे पूछो तो मैं बोलूँ कि कंपासन हर एक इंसान में होना चाहिए। और किसके लिए होना चाहिए? हर लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के लिए होना चाहिए। यस, हर लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के लिए कंपासन हर एक पर्सन के साथ होना चाहिए। कंपासन से क्या होता है? पता है? कंपासन से आपके मन को ना शांति मिलता है, आप खुश रहते हैं हमेशा। देखिए, आपके साथ कोई कुछ गलत कर दिया, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी बोलते थे ना कि मुझे कोई थप्पड़ मार देगा तो मैं दूसरा गाल दिखा दूंगी। वो क्या था? कंपासन था। ठीक है, देखो, आप बोलते हैं ना, एन आई फॉर द आई, एन आई फॉर एन आई। अगर
अगर कोई आपका आके आंखें तोड़ देता है तो वो जाके दूसरे का आंखें तोड़ देगा, ऐसे में क्या होगा, पूरा दुनिया ही अंधा हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या होगा, ऐसे दुनिया का क्या काम है जहाँ पे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई खुश नहीं रह सकता। ऐसा दुनिया में रह के फ़ायदा भी क्या है। इसीलिए दुनिया में शांति के लिए कंपासन चाहिए। अगर कंपासन कैसे प्रैक्टिस करना है, मतलब आप ऐसे ही किसी को देखते हो वो रो रहा है, ये करे, बस एक थोड़ा सा जाके बस पूछ लो, कुछ करने की बस पूछ लो, आप ठीक हो, बस इतना ही खुश होके पूछ लो, आप ठीक हो, इतना पूछ लो ना। देखना, हो सकता है वो नॉर्मल ना हो जाए, पर वो क्या होता है ना, मतलब क्या उसके मन में थोड़ा सा ना पीस आएगा, थोड़ा सा खुश आएगा, ठीक है। वो सोचेगा कि अरे ये स्ट्रेंजर इंसान मुझे ये पूछ रहा है, अच्छा मतलब मुझ में कुछ है, ठीक है। ये अचानक से आ जाता है, ये सडन चेंज आता है। अब देखना, अब ये प्रैक्टिस के कंपासन अगर प्रैक्टिस करोगे ना, देखना धीरे धीरे मन इतना शांत होता जाएगा ना, मतलब। और ये कंपासन के बदले भी कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना है आपको, ये भी होता है कंपासन, मतलब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं है। और कंपासन का और एक फॉर्म भी है, एक्सेप्टेंस। वैसे तो इसके बारे में बोला जाए तो बहुत, मतलब एक स्टोरी होगा, एक क्लास होगा, ठीक है, वो साइकोलॉजी का क्लास हो जाएगा, वो नहीं बोलना है मुझे। बस मैं बोलना है कंपासन मतलब क्या है। अगर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो, अगर आपका कुछ मतलब किसी के लिए कुछ मदद भी नहीं कर पा रहे हो तो किसी का कुछ डैमेज मत करो, और जितना हो सके दुनिया में खुशी फैलाने की कोशिश करो, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरा ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फ्यूचर में मेरे क्लासेस का, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।